वेलकम बैक टू डिफेंस डायरी। आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ लैंड वॉरफेयर की, जो कि इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक है, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि क्या होता है, लाइक कौन कौन से लॉज बने हुए हैं, कौन कौन सी चीज हुई हुई हैं और क्या क्या मीन्स हैं जो लैंड वॉरफेयर में प्रोहिबिटेड है। इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखते हैं पहले कि आखिर क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लॉज ऑफ वॉर हैं वो इंटरनेशनल लॉ में बेसिकली दिए गए हैं। और ये सिर्फ इसलिए लाइक कि अगर आपको लोग जानते हैं लाइक जो फोर्स है, जो बल है, जो आर्मी है, एक तरीके से पूरी पूरी एंटायर एक कंट्री की या किसी भी एक नेशन की जो पावर है, चाहे वो मिलिट्री कैपेबिलिटी हो, चाहे वो वॉर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन सबका जो यूज है वो वॉर के टाइम में या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में यूज होता है। आप अभी रिसेंट एग्जांपल्स में देख सकते हैं, तो यूक्रेन एंड रशिया के बीच जो चल रहा है, उससे पहले आपने देखा होगा आर्मेनियन अजरबैजान की। तो क्या वो पावर का यूज कर रहे हैं, जो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है या उसके अलावा जो अदर कैपेबिलिटीज है उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए? ताकि वो अपने एनिमी को जो है वो ओवर पावर कर सके, यानी उसको रूल आउट कर सके। तो ऐसे में जो रूल्स ऑफ वॉर बनाए गए कि वॉर लड़ने के क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या चीजें यूज होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, उन सबको लॉज ऑफ लैंड वॉरफेयर में मेंशन किया गया। तो अब अच्छा, ये जो रूल्स हैं ये रेगुलेट करने के लिए नहीं बने वॉर को, कि वॉर कैसे रेगुलेट हो, नहीं। जैसे गेम के लिए हमारे रूल्स होते हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, क्रिकेट के रूल्स हैं, फुटबॉल के रूल्स हैं। तो वैसे कि रूल्स ऑफ वॉर जो है वो ऐसे नहीं है। इनका मतलब, इनका जो मेन मोटिव है सिर्फ ये है कि जो लोग हैं, जो वॉर में इन्वॉल्व लोग हैं, इंगेज लोग हैं, उनकी सफरिंग्स, उनके पेन को कम किया जा सके, यानी कि लिमिटेड रहे। ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है चीजें। फिलहाल ये सब चीजें जो हैं, ऐसा हमें देखने को लगता है कि ये सिर्फ मेयर प्रिंसिपल्स, रियलिटी में जो ग्राउंड रियलिटी है वो कहीं फॉलो नहीं हो रही, बट इंटरनेशनल लॉ में मेंशन्ड है। तो ये एक लॉ है, हमें पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं अगर हम इसकी एब्सेंस में अगर हम देखते हैं, तो हमने पहले देखा था कि हिटलर के टाइम पे जो एट्रोसिटीज हुई लोगों पे, और एक जेनोसाइड जैसी कंडीशन क्रिएट हो गई। हमने फिर बाद में भी विटनेस करते आए हैं ऐसी कंडीशंस को जहाँ पे रूल्स ऑफ वॉर नहीं फॉलो हुए वॉर के टाइम पे। तो क्या हुआ वहां पे? क्रूएलिटी, एट्रोसिटी, जेनोसाइड, ऐसी ऐसी कंडीशंस जिनकी कोई लिमिट्स ही नहीं है, वो सब चीजें होती हैं। किसमें? इन एब्सेंस ऑफ लॉज ऑफ वॉर। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें और इसके अंदर हैं। सबसे पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर कि जैसे ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है, एक बात जान लेते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसा कहा गया कि जो सिविलियंस हैं उनको मारना, बैड ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करना, यूज ऑफ लाइक पॉइजनस गैसेस, और फिर जो शिप्स हैं उनको बिना किसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए, चाहे जो उसके अंदर क्रू मेंबर्स हैं, उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं, या उस पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बिना सेव किए हुए लाइक वहां से निकाले हुए उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये सब चीजें, या सिंक कर देना, ये सब चीजें जो है लैंड वॉरफेयर में, इन मॉडर्न वॉरफेयर में बेसिकली प्रोहिबिटेड थी। तो उसके लिए कुछ ट्रीटीज वगैरह बनाई गई। उन ट्रीटीज में देखिए, सबसे पहले है डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस 1856, जेनेवा कन्वेंशन 1864, डिक्लेरेशन ऑफ पीट्सबर्ग, हेग कन्वेंशन 1899, और उसके बाद दूसरा हेग कन्वेंशन 1907। देन फिर 1925 का जेनेवा गैस बैक्टीरियोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोटोकॉल, और देन उसके आगे था ये सबमरीन रूल्स प्रोटोकॉल 1937, और उसके बाद था फोर्थ जेनेवा रेड क्रॉस कन्वेंशन। और उसके आगे जो ये हमारा 1949 में एक हुआ था जेनेवा कन्वेंशन, उसके एडिशनल प्रोटोकॉल 1 और 2। तो जो हमारा जेनेवा कन्वेंशन पहले हुआ था उसी के एडिशन में 1949 में एक प्रोटोकॉल 1 और 2 आया, जिसके अंदर कुछ चीजें मेंशन की गई कि लाइक लॉज, जो लैंड वॉरफेयर है वो कैसे होना चाहिए, या कौन कौन चीजें ऐसी जो उसके अंदर प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले था कि कन्वेंशन आया कि जो रिस्ट्रिक्शन, किसका रिस्ट्रिक्शन, कि सर्टेन वेपन्स, कन्वेंशनल वेपन्स जो कह सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली इंजurious हो, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो, बहुत ज्यादा लोगों को पेन देने वाले हो, बहुत ही पेनफुल हो,
वैसे वेपन्स को जो है यूज नहीं करना या उनको प्रोहिबिट करना। ये प्रोटोकॉल 1 और उसमें 2 में 1910 में जो दिया गया उसमें ये बात कही गई थी। देन एक कन्वेंशन साइन हुआ लाइक अप्रैल 2 1983 में, जिसमें 5 प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट किया गया। 5 प्रोटोकॉल में क्या क्या थे? प्रोटोकॉल 1 इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल 2 माइंस, बूबी ट्रैप्स और अदर डिवाइसेस का यूज करना है नहीं करना है, ये सब चीजें इसमें मेंशन की गई थी लैंड वॉरफेयर में। देन प्रोटोकॉल 3 इंसेंडियरी वेपन्स, ये वो वेपन्स होते हैं लाइक जो एक्सरे और ऐसी जो बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में आकर के ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं और ना वो एक्सरे से या किसी और तरीके से उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे वेपन्स को। देन प्रोटोकॉल 4 ब्लाइंडिंग लेजर वेपन्स। देन प्रोटोकॉल 5 ये था एक्सप्लोसिव रेमनेंट्स ऑफ वॉर। इसको अडॉप्ट किया गया 2003 में और ये इन्फोर्स हुआ था 2006 में। ये अब देखिए ये अप्रैल 2 1983 का साइंड है, लेकिन अब जाके ये 2003 एंड 6 में ये फाइनली फंक्शनल हुआ है, वर्किंग में आया है। आगे देखते हैं एक और कॉन्फ्रेंस है इसमें ही, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स पार्टीज टू द 1925 जेनेवा प्रोटोकॉल एंड अदर इंटरेस्टेड स्टेट्स ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। अब ये केमिकल वेपन्स के ऊपर आ गया। केमिकल वेपन्स ये जनवरी में साइन हुआ, लाइक ये मीटिंग थी लोगों की 7 से 11 जनवरी 1989 में। उसमें आया भाई जो केमिकल वेपन का यूज है वो वॉर में नहीं होगा। इसमें ही एक एडिशनल और साइन हुआ था कि यूज ऑफ केमिकल वेपन्स प्रोडक्शन स्टॉक फाइलिंग, यानी कि जो केमिकल वेपन्स है उनको उनका प्रोडक्शन, उनको लाइक स्टॉक फाइलिंग मतलब रखना, और उनके डिस्ट्रक्शन के लिए कि लाइक अगर बना दिया है रखा हुआ है तो उनको डिस्ट्रक्ट कैसे करना है, डिस्ट्रॉय कैसे करना है, वो 1993 का एक कन्वेंशन आया हुआ था। इसको आप लोग जो इंटरनेशनल लॉ की बुक है एस कपूर की, आप उसमें पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में दिया होगा और बहुत अच्छी बुक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और जानते हैं। तो जान लेते हैं कि लाइक जो लॉज ऑफ लैंड वार्फेयर में देखिए अब क्या क्या चीजें उसमें दी गई हैं। तो इसमें सबसे बड़ा लैंडमार्क है जो जिसमें हमने चीजें बहुत सारी मेंशन की हुई हैं, वो है हेग कन्वेंशन 1907। इसमें हेग कन्वेंशन ने एक तरीके से क्लैरिफाई किया कि बेलिजरेंट स्टेट क्या है, और उसके अलावा जो कॉम्पिटेंट्स हैं और नॉन कॉम्पिटेंट्स है वो क्या है। कॉम्पिटेंट्स जो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, और नॉन कॉम्पिटेंट्स कौन है? जो वॉर से बिल्कुल दूर है, जिनका कोई वॉर से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट्स कौन है, कैसे आइडेंटिफाई किया इसने? तो कॉम्पिटेंट अ पर्सन इन वॉर, पर्सन इन रेगुलर आर्मी। अब अगर कोई पर्सन रेगुलर आर्मी में है, उसके पास एक स्पेसिफिक रेजिमेंट नंबर है, किसी ऐसी उसके पास कोई यूनिफॉर्म है जो उससे जुड़ा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे हम? कॉम्पिटेंट बोलेंगे। ऐसा हेग कन्वेंशन में मेंशन है। अब कुछ फोर्सेस ऐसे लाइक गोरिल्ला फोर्सेस होती हैं, वॉलंटियर कॉर्प्स होती हैं, इन सबको भी कॉम्पिटेंट की कैटेगरी में रखा गया है। और इन्हें कॉम्पिटेंट कैटेगरी में रखने के लिए 3 जो रूल्स हैं या 3 कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं? तो वो है कि ये किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी के अंडर वर्क कर रही हैं, गोरिल्ला फोर्सेस वॉलंटियर कॉर्प्स जो होती हैं। और उसके अलावा क्या है, उनका कोई स्पेसिफिक एम्बलम हो, एक आइडेंटिटी हो जिसको दूर से ही पहचाना जा सके, तो वो क्या, तो उनको कॉम्पिटेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। और तीसरा है कि ये जो वॉर है को कंडक्ट करने का इनका तरीका हो, वो कैसा हो? रूल्स एंड रेगुलेशंस, कस्टम्स ऑफ वॉर जो है उसके बेस पर, यानी कि ये जो कस्टम्स ऑफ वॉर बनाए गए हैं ये उसके बेस पर हो इनका पूरा का पूरा वर्क में लड़ाई करने का, पार्टिसिपेट करने का तरीका। इसके अलावा एक इसमें और लैंडमार्क आता है, वो है फोर जेनेवा कन्वेंशन। फोर जेनेवा कन्वेंशन में जो 1949 में साइंड हुआ, तो उसमें क्या था कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए गए लैंड वॉरफेयर में। और उसमें कुछ और रूल्स बनाए गए ऐसे लाइक कि अगर कोई नेशनल मूवमेंट चल रही है तो उसको भी एक लॉफुल कॉम्बेटेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा, एंड वो भी एक लॉफुल वॉर का कंडीशन डिक्लेयर होगी, ऐसा इस फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन में मेंशन किया गया था। और इसमें और एक बात कही गई थी कि जो बेलिजरेंट राष्ट्र हैं, जो युद्धरत राष्ट्र हैं, उनको क्या करना होगा, जैसे कि अगर कोई घायल है, यानी बीमार है, घायल है, तो उसको एक प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उनकी टेक केयर करना होगा, वो जब तक ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक। और इसमें ऐसा भी कहा गया था कि अगर कोई वाउंडेड है, शिपरेक्ड है, तो उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का हमला नहीं किया जाएगा या उनको मारा नहीं जाएगा।
और सेम चीज उसी टाइम पे ही कि वॉर के टाइम पे जो सिविलियंस हैं जो वॉर से दूर हैं उनके लिए भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए भाई उनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए। ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसको पहले डिस्कस कर लिया कि जो घायल हैं बीमार हैं या शिप जो जो आर्म फोर्सेस के शिप्स हैं जो सी पे हैं उनकी रेक हो या टूट जाने पर डिस्ट्रॉय होने पर उसकी जो कंडीशन है उसको भी मेंशन किया गया है उनको कैसे क्या करना है पहले उनको वहां से निकालना है सुरक्षित। फिर उसके बाद उनको बचा करके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो क्रू मेंबर्स हैं जो पैसेंजर्स हैं उनको वहां से हटा के तब किसी भी शिप को डिस्ट्रॉय करना है। और अगर लाइक कोई कंडीशन ऐसी अराइज होती है कि कोई घायल है तो उसको भी प्रॉपर केयर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये इसमें दी गई थी। अब आता है इसमें कुछ प्रोहिबिटेड मीन्स ऑफ वॉर। भैया कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो वॉर में नहीं की जानी चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो वॉर है वो बेसिकली दो राष्ट्रों के जो आर्म फोर्सेस उसके बीच में होती है यूजुअली। एंड इसमें एक लिमिटलेस फोर्सेस को लोग यूज करते हैं। बट लॉज ऑफ लैंड वॉरफेयर के आने से क्या हुआ कि चीजों को एक लिमिटेड बेस पे यूज करने का प्रावधान आया एक तरीके से। तो ऐसे में कुछ मीन्स ऐसे हैं जिनको लैंड वॉरफेयर में कुछ ट्रीटी और एग्रीमेंट्स के उसमें कि अब इन इन चीजों को इन मीन्स को यूज नहीं करना है। जैसे सबसे पहला आया पॉइजनस गैसेस। तो अब पॉइजनस गैसेस जो है वो लैंड वॉरफेयर में प्रोहिबिटेड है। देन उसके बाद प्रोजेक्टाइल्स यानी कि जो मिसाइल्स वगैरह है ऐसी जो अननेसेसरी पेन अननेसेसरी सफरिंग अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें वो सब क्या है उनका यूज नहीं करना है। देन वो सिटीज जो अनडिफेंडेड हैं वो सिटीज जो वॉर जोन से बहुत दूर हैं जो गांव बहुत दूर है उन पे कोई हमला नहीं करेगा। ठीक है। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि उस गांव उस सिटी उस जो अनडिफेंडेड है जो वॉर से बहुत दूर है उस पर कोई हमला करने की कंडीशन क्रिएट होती है तो पहले उस पे एक वार्निंग दी जाएगी ताकि लोग उस एरिया को खाली कर सकें। उसके बाद या लोग अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर सकें तब उसके बाद उस पर हमला किया जाएगा। जैसे आप लोगों ने पीछे देखा होगा इसमें पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बीच में तो वहां पे ऐसा आया कि जो इसराइल है उसने पहले सिविलियन एरियाज पे अटैक करने से पहले वार्निंग दी कि जैसा भी है उन्होंने वार्निंग करी। तो ये चीजें क्या है आप जो लैंड वॉरफेयर है वो प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से कि जो विलेजेस अनडिफेंडेड हैं जो सिटीज वॉर जोन से दूर है उस पर कोई भी हमला नहीं होगा। उसके अलावा क्या है कि अगर कोई आर्म फोर्सेस का पर्सनल जो कॉम्बेटेंट है वो सिक है बीमार है या फिर घायल है तो उसको मारा नहीं जाएगा बल्कि उसको क्या किया जाएगा एक प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और उसमें एक और चीज ऐड की गई बाद में कि जो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं जो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको भी प्रिजनर ऑफ वॉर यानी बंदी युद्ध बंदी बनाया जा सकता है कुछ स्पेशल कंडीशंस में। ठीक है। और उनको लाइक उसके लिए ट्रायल के लिए प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है। बट वॉर के टाइम पे नॉन कॉम्बिटेंट्स है उनको मारा नहीं जा सकता। तो ये भी एक ये प्रोहिबिटेड मीन्स है। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि जो रूल्स ऑफ वॉर हैं वो सिर्फ इसीलिए बनाए गए थे कि भाई जो पेन है जो सफरिंग्स हैं जो पीपल इन्वॉल्व हैं उसमें और जो एरिया है एक वॉर का उसको लिमिट करने के लिए जो सफरिंग्स है उसको कम करने के लिए सिर्फ इसलिए जो है ये लैंड वॉरफेयर के जो रूल्स हैं वो बनाए गए थे। आगे हम इसमें जान लेते हैं जैसे हम अभी पहले बात करें तो कुछ प्रोटोकॉल टू। तो कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ और रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ सर्टेन वेपन्स कन्वेंशनल वेपन्स जो कि कैसे हों एक्सेसिबली इंजूरियस हो बहुत ज्यादा हैजार्डस हो बहुत ज्यादा इंजूरियस और टू हैव इनडिस्क्रिमिनेट इफेक्ट या उनके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही भयावह हो जाएंगे। तो ऐसे वेपन्स में जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गया इंसेंडियरी वेपन्स माइंस बूबी ट्रैप्स। तो प्रोटोकॉल 1 में बताया गया कि भाई ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना है जो कि एक्सरे में डिटेक्ट ना हो पाए ह्यूमन बॉडी में। नहीं कि अगर ह्यूमन बॉडी में वो चले गए तो एक्सरे के डिटेक्शन में वो स्केप कर जाए वो ना मिले ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रोटोकॉल 2 में वही माइंस बूबी ट्रैप्स और अदर डिवाइसेस जो कि इनको ऐसे यूज कर रहे हैं कि जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर में यूज करते हैं
कि धोखा देने वाले काम करते हो। तो ये चीजें क्या है, माइंड सब दिखती नहीं, बॉबी ट्रैप्स भी ऐसे ही होते हैं कि पता नहीं होता किसी को कुछ भी। और अदर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं, आपने पैर रखा, आप गए, आपने लाइन क्रॉस की तो भी आप लाइक ब्लास्ट हुआ, मारे गए। सो दीज थिंग्स आर लाइक प्रोहिबिटेड इन द लैंड वॉरफेयर। देन प्रोटोकॉल 3, इंसेंडियरी वेपन्स, इसकी बात हमने पहले ही कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे हम कि रसेस ऑफ वॉर और स्ट्रैटेजी, ये क्या होते हैं बेसिकली, ये होते हैं दाव पेच। जैसे आपने देखा होगा कई बार, आपने मूवीज में देखा होगा कि हम जो आर्म फोर्सेस हैं वो दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। तो ये वही है, दाव पेच लगाना बेसिकली। और इसमें ये जो है हेग कन्वेंशन के आर्टिकल 24 में मेंशन है कि भाई ये सब जो स्ट्रेटेगम्स हैं, जो रशेज हैं, यानी कि दाव पेच है, वो प्रोहिबिटेड नहीं है, वो परमिटेड है, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फेनविक कहते हैं, फेनविक की रसेस ऑफ वॉर जो है वो इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करता है, और एक तरीके से एनिमी को डिसीव करने का, ठगने का, धोखा देने का एक बहुत ही अच्छा लेजिटिमेट मीन है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो एक गुड फेथ है उसका वायलेशन नहीं करना चाहिए। यानी एक तरीके से कि अब इधर से हम लोग रेड क्रॉस का फ्लैग लेके चले गए, और वो जो टीम रेड क्रॉस का फ्लैग लेके तो उसने हमला कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या आपने कैमोफ्लेज लगाया और कैमोफ्लेज की जगह आपने डायरेक्ट कंप्लीटली अटैक हिट कर दिया उस साइड से, ऐसी चीजें। तो आर्टिकल 37 प्रोटोकॉल 1 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन 1946 भी ये कहता है कि जो रसेस हैं वो प्रोहिबिटेड नहीं है, यानी कि देट कैन बी यूज्ड। अब क्या होते हैं रसेस, तो वही अभी मैंने बताया, एक्ट इंटेंडेड टू मिसलीड, इंड्यूस और अटैक रेकलेस, और एक्ट रेकलेसली बट नॉट वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ। यानी कि एनिमी को ऐसा दिखाना कि भाई हम कुछ और करने वाले हैं, हमने लाइक हमने हथियार डाल दिया, हमने छोड़ दिया है, फिर तो सामने वाला जो एनिमी होगा वो एट ईज हो जाएगा, हाँ चलो ठीक है, हमें सामने से जो है कोई भी ऐसा थ्रेट नहीं है। देन ये क्या हुआ, ये दाव पेच पे कैमोफ्लेज लगाना, मॉक ऑपरेशंस कर लेना, मिस इन्फॉर्मेशन फैला देना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। जैसे आप मैं आपको बताऊं तो बहुत पहले पुरानी वॉर में जब सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ, तो जो रिवर क्रॉस करने के टाइम पे, अगर आपने इंटरनेशनल उसमें इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में पढ़ा हो, तो उसमें रिवर क्रॉस करने के टाइम पे उसने ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कि भाई हम लोग जो है रिवर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जो पानी का बहाव है वो बहुत तेज है, तो क्रॉस करना जो है बहुत ही टफ है। अब ये पोरस की साइड में हुआ कि भाई वो एटीज हो गए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, क्रॉस कर लिया दूसरे तरीके से, अपने तरीके फाइंड आउट किए, तो क्या हुआ, ये एक तरीके से डिसीट हो गया, रसेस हो गया। भाई हमने अपना जो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, और देन उसका इस्तेमाल करके एनिमी को हमने क्या कर दिया, एट ईज पे डाल दिया, वो आराम से बैठ, देन उस पर हमला किया जा सकता है, ताकि हम एक डिसाइसिव वॉर जीत सके। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बात करते हैं हम अब डिसीट की। डिसीट वही धोखा, लेकिन ये इंटरनेशनल लॉ के कंट्री है। कैसे, जैसे आप फ्लैग ऑफ पीस, एम्बलेम ऑफ रेड क्रॉस, इन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते वॉर के टाइम पे। ये अब इनको लेके चले गए आपने और इस पे जाके हमला कर दिया, तो ऐसे में इनका यूज नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू हेग कन्वेंशन, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ फ्लैग और एम्बलेम ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैज बीन प्रोहिबिटेड। यानी कि अनऑथराइज्ड यूज, चाहे वो किसी प्रकार का फ्लैग हो, पीस फ्लैग हो, रेड क्रॉस फ्लैग हो, मेडिकल फ्लैग हो, उसका यूज, और आर्म्ड फोर्सेस के जो एम्बलेम्स हैं, जो लाइक बैरक्स हैं या फिर जितने भी एम्बलेम्स हैं, उनका इस्तेमाल करना मना है। लेकिन वही स्पियोनेज, स्पियोनेज यानी स्पाइंग करना किसी भी वॉर के दौरान पे, तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो एस्पियोनिस को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई ये कर सकते हैं, इसको करने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर पकड़े गए तो पनिशमेंट मिल सकती है उसकी, और मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज पनिशमेंट टू दोज हु आर कॉट आर एप्रीहेंडेड व्हाइल स्पाइंग, यानी स्पाइंग करते हुए अगर आप पकड़े गए तो पनिशमेंट है। अदरवाइज लैंड वॉरफेयर के टाइम पे या और कंडीशंस में जो एस्पियोनेज है, स्पाइंग है, वो क्या है, अलाउड है। देन उसके बाद स्टेट्स जो है अपने लाइक स्पाइस को भेज सकती हैं एनिमी की टेरिटरी में, क्या, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और उसके हिसाब से अपनी वॉर को प्लान करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हेग रूल्स, स्पाइस शुड बी ट्राइड फर्स्ट एंड शुड बी गिवन सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्रूव द चार्जेस अगेंस्ट देम। यानी क्या हुआ है, हेग रूल्स कहते हैं भैया जो वो पकड़े गए लोग हैं उनको अपने प्रॉपर एक मौका मिलना चाहिए उनको डिफेंड करने का, और उसके बाद अगर अपने जो चार्जेस हैं उनको डिस्प्रूव करने का।
ये उनको इक्वल और सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, बहुत सारे केसेस हैं, हम लोग अभी भी डिस्कस करते हैं कुलभूषण यादव जी, तो जादव, तो इनको ये क्या है, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। नो वन नोस कि वो एग्जैक्ट स्पाइज हैं या नहीं है, तो वो अपने आप को डिस्प्रूव कर सकते हैं। एंड इफ a spy escapes and get caught, he will be treated as a prisoner of war। और अगर कोई स्पाई, कोई भी एस्पिरेट करता हुआ जो पकड़ा गया और वो फिर वहां से एस्केप करता हुआ, भागते हुए पकड़ा जाए, तो उसको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर ट्रीट किया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं वो लॉज ऑफ लैंड वॉरफेयर हैं, यानी कि ये सारे के सारे जो नियम थे, ये कानून बनाए गए, भाई वॉर ऐसे लड़नी चाहिए, ये चीजें प्रोहिबिटेड है, ये मीन्स जो है वो अलाउड हैं, और ये ट्रीटीज हमने डिस्कस कर दी हैं। तो ये रहा हमारा आज का जो टॉपिक था, वो लॉज ऑफ लैंड वॉरफेयर, जो कि इंटरनेशनल लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही आगे मिलते हैं आपसे फर्दर वीडियोस के साथ, के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।